अस्सलामुअलैकुम डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। बच्चों, अभी तक हमने बैटल ऑफ प्लासी तक स्टडी की। आज हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से ट्रेड की वजह से एक और बैटल होती है, एक और जंग होती है यहाँ के रूलर्स के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो आज हम द बैटल ऑफ बक्सर ये पढ़ेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे। बच्चों, सिराजउद्दौला जब हार गए प्लासी की जंग और उनकी मौत हो गई और उनको असैसिनेट किया गया, मार डाला गया, इसके बाद मीर जाफ़र नवाब बनाए गए क्योंकि इनके साथ वादा किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन मीर जाफ़र जो थे, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र के साथ ये वादा किया था कि हम आपको नवाब बनाएंगे, उनको नवाब बनाया भी गया, लेकिन ये एक पपेट रूलर थे। ब्रिटिशर्स के हाथों ये एक पपेट बने रहे, यानी एक कठपुतली बने रहे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो चाहते थे वही ये काम कर सकते थे, वही फैसला ले सकते थे, वही डिसीजन ले सकते थे और वही ये काम कर सकते थे जो इनको ब्रिटिशर्स कहते थे, जिसकी इजाज़त ब्रिटिशर्स देते। इसलिए मीर जाफ़र ज़्यादा देर तक नवाब नहीं रहे और इनको भी हटा दिया गया जब ये आवाज़ उठाने लगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी जाती है ब्रिटिशर्स के बीच में और मीर कासिम के बीच में, जिनको मीर जाफ़र के बाद नवाब बनाया जाता है बंगाल का। मीर कासिम के खिलाफ बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिशर्स के बीच में, मीर कासिम के बीच में क्यों लड़ी गई, इसकी वजह भी यही थी कि मीर कासिम ने प्रिविलेज देने से इनकार कर दिया ब्रिटिशर्स को। जो कंसेशंस दी जा रही थी, जो प्रिविलेज दिए जा रहे थे ब्रिटिशर्स को, इनको देने से इनकार किया, डिनाई किया मीर कासिम ने। मीर कासिम ने ट्रेड ड्यूटी को तो ख़त्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया, लेकिन एक काम इन्होंने गलत किया जिससे ब्रिटिशर्स इनसे नाखुश हो गए। वो ये था कि इन्होंने अपना कैपिटल, अपनी राजधानी ट्रांसफ़र कर दी मुर्शिदाबाद से मुंगेर की तरफ। यानी पहले मुर्शिदाबाद इनका कैपिटल था, यहाँ से ये ट्रांसफ़र करते हैं अपने कैपिटल को मुंगेर की तरफ। ठीक है बच्चों, जो कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे, जो इन ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ था, अगेंस्ट था। सो ब्रिटिशर्स ने इनके खिलाफ डिक्लेयर की वॉर और बैटल ऑफ बक्सर इनके बीच में लड़ी जाती है। इस जंग में मीर कासिम जो नवाब होते हैं बंगाल के, शुजाउद्दौला जो नवाब थे अवध के उस वक्त, और शाह आलम जो मुग़ल किंग थे, इन तीनों ने साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई और ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ इन्होंने जंग लड़ी। और ब्रिटिश फोर्सेस को कौन लीड कर रहे थे? इनके जो लीडर थे, इनके जो कमांडर थे, वो थे हेक्टर मुनरो। इस बैटल में बच्चों ब्रिटिश विक्टोरियस निकल कर आते हैं, यानी इनको फतह हासिल होती है और यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं कि अब से हम बंगाल की जो पूरी टेरिटरी है, पूरा इलाका है, उसको खुद कंट्रोल करेंगे। 1765 में मुग़ल बादशाह, मुग़ल एम्परर अपॉइंट करते हैं कंपनी को, इनको ये राइट दिया जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स इनको दिए जाते हैं बंगाल के, और दीवानी राइट्स इनको मिलते हैं बिहार के और उड़ीसा के। दीवानी राइट्स का मतलब ये था बच्चों कि ब्रिटिशर्स अब खुद टैक्स लगा भी सकते थे और खुद टैक्स कलेक्ट भी कर सकते थे। इसके लिए अब इन्हें किसी बादशाह की ज़रूरत नहीं थी, किसी लोकल रूलर की ज़रूरत नहीं थी। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद आपने देखा बच्चों कि किस तरह से पहले मीर जाफ़र को हटाया जाता है तख्त से, उनको असैसिनेट किया जाता है, उसके बाद मीर कासिम को हटाया जाता है और बाद में ब्रिटिशर्स से फैसला कर लेते हैं कि अब हम जो टेरिटरी है पूरी बंगाल की, उसको कंट्रोल करेंगे खुद
और साथ ही साथ हम खुद ही दीवान बनेंगे, यानी यहाँ पर जो टैक्स लगाया जाता है बंगाल में और उड़ीसा में और बिहार में, वो खुद लगाएंगे भी, रेट भी खुद फिक्स करेंगे और उसको कलेक्ट भी खुद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। 1764 में रॉबर्ट क्लाइव को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल इनको बनाया जाता है। बच्चों नवाब्स जो है ये असल में एंग्लिसाइज्ड वर्जन है इंडियन वर्ड का, जिसे हम इंडिया में नवाब कहते हैं तो इंग्लिश इसको नवाब्स कहते थे। इंडिया में हम इसको नवाब वर्ड से मुखातिब करते हैं बंगाल में, लेकिन इंग्लिश पीपल जो थे वो इनको नवाब्स कहते थे। नवाब्स इन ब्रिटिश ऑफिसर्स का नाम क्यों पड़ा, यहाँ के गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम नवाब्स क्यों पड़ा, क्योंकि ब्रिटिशर जो थे, जो ब्रिटिश थे यहाँ पर, वो एक लेविश लाइफ गुजार रहे थे, बहुत ही आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत ही रिच लाइफ गुजार रहे थे। इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था, दौलत आ गई थी, और ये बिल्कुल नवाब्स की तरह यहाँ पर ज़िंदगी जो है गुजार रहे थे। और जो भी आम इंसान थे वो रहमो करम पे थे ब्रिटिशर्स के। आगे चलते हैं, कंपनी रूल एक्सपेंड्स। अब आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसके लिए असल में ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे ट्रेड के बाद। जब इनको लगा अब हमने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है तो हम पूरी इंडिया पर कंट्रोल करना चाहते थे ये, तो वैसे ही पॉलिसी अब शुरू होती है। जो एनेक्सेशन की प्रोसेस है, पॉलिसी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो स्टार्ट होती है 1757 से लेकर 1857 तक। ये एनेक्सेशन क्या होता है, मैंने पहले लेक्चर में बोला था बच्चों, एनेक्सेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिवाइड करना, किसी स्टेट को डिवाइड करना। तो इंडियन स्टेट्स को डिवाइड करने का प्रोसेस 1757 से लेकर 1857 तक चला, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी ने कभी भी किसी भी टेरिटरी को हासिल करने के लिए कोई डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन नहीं लिया, कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एनेक्सेशन की पॉलिसी का इस्तेमाल करके 1757 से लेकर 1857 तक इंडियन स्टेट्स को इन्होंने कब्जे में ले लिया, बगैर कोई मिलिट्री अटैक किए। कोई डायरेक्ट मिलिट्री अटैक इन्होंने नहीं किया। तो किसी भी अननोन टेरिटरी को इन्होंने प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन के ज़रिए से हासिल कर लिया, कोई मिलिट्री अटैक नहीं किया किसी भी टेरिटरी पे जो इनके हाथ नहीं आई थी। तो उन्होंने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन अपनाई और अननोन टेरिटरीज को हासिल करना शुरू किया इंडिया में। जब बैटल ऑफ बक्सर कंपनी जीतती है तो कंपनी फैसला करती है कि वो इंडियन स्टेट्स में अपने रेजिडेंट्स को अपॉइंट करेगी, बसाएगी यहाँ पर। और कंपनी ने एक और फैसला लिया कि हम फोर्स करेंगे स्टेट्स को, ज़बरदस्ती एक पॉलिसी जो है अपनाएंगे स्टेट्स के ऊपर। वो उस पॉलिसी का नाम इन्होंने रखा सब्सिडरी अलायंस। ये सब्सिडरी अलायंस क्या था बच्चों? सब्सिडरी अलायंस के मुताबिक किसी भी बादशाह को ये हक नहीं दिया गया या इनको ये राइट नहीं दिया गया कि वो अपनी आर्मी रखें। किसी भी किंग को ये इजाज़त नहीं दी गई कि वो आर्मी अपनी रखे। इसके लिए इन्हें बोला गया कि सब्सिडरी अलायंस के अंडर आपको ब्रिटिश की आर्मी रखनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं बच्चों ये सब्सिडरी अलायंस था क्या। सब्सिडरी अलायंस ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों। सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस के हिसाब से इंडियन रूलर्स को अलाउ नहीं किया गया, इजाज़त नहीं दी गई कि वह अपनी खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट आर्मी रखें। इन्हें बोला गया कि अगर आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है तो आपको कंपनी की फोर्स को इस्तेमाल करना होगा, सब्सिडी फोर्स जिसे इन्होंने कहा। इसलिए हमें इसे सब्सिडरी अलायंस के नाम से हम जानते हैं इसको। लेकिन सब्सिडरी फोर्स यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्स रखने की इव्ज में, यानी कि इसके बदले इन्हें पेमेंट करनी थी। इन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनको फोर्स देती, अपनी फोर्स देती, लेकिन जो किंग था, बादशाह था यहाँ का, उसको पेमेंट करनी थी इस फोर्स के खर्चे के लिए।
से पेमेंट करनी थी, सैलरी भी ब्रिटिश की तरफ से नहीं बल्कि किंग को, जो किंग था यहाँ का लोकल किंग, उसे ही देनी थी। और इसके बदले में एक्सचेंज में कंपनी की आर्मी जो है वो इन्हें प्रोटेक्ट करती है, किंग्स को, यहाँ के लोकल रूलर्स को। और इसमें एक कंडीशन थी इस सब्सिडरी अलायंस वाली पॉलिसी में कि अगर कोई इंडियन रूलर फेल हो जाता पेमेंट करने में, आर्मी की तरफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसको पेमेंट नहीं दे पाता, तो उसे पेनल्टी देनी पड़ती थी, जुर्माना देना पड़ता था। क्या जुर्माना देना पड़ता था बच्चों? उसे अपनी टेरिटरी का एक हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। ये इस सब्सिडरी अलायंस का एक कंडीशन थी, एक शर्त थी। तो इस तरह से दो नवाब्स जो थे, दो इलाकों के नवाब, दो इलाकों के जो रूलर्स थे यहाँ के, उन्हें अपनी टेरिटरी का आधा हिस्सा ब्रिटिशर्स को देना पड़ा, क्योंकि वो सब्सिडरी अलायंस या सब्सिडरी फोर्सेस की पेमेंट नहीं कर पाए। ये रूलर्स थे नवाब ऑफ अवध एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद। इन दोनों नवाब्स को, और निज़ाम, जो नवाब या निज़ाम कह लीजिए, हैदराबाद का निज़ाम और नवाब ऑफ अवध, इन दोनों को अपनी टेरिटरीज को सीड करना पड़ा, यानी हवाले करना पड़ा, सब्सिडरी अलायंस के हिसाब से हवाले करना पड़ा अपनी टेरिटरी का एक हिस्सा, इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। अब चलते हैं मैसूर। टीपू सुल्तान का नाम आपने सुना होगा बच्चों, इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान के वालिद का नाम हैदर अली था। एक बहुत ही बहादुर किंग रहे हैं मैसूर के, और इनके वालिद हैदर अली जो थे, ये रूलर थे मैसूर के। टीपू सुल्तान ने मैसूर को रूल किया 1782 से लेकर 1799 तक। टीपू सुल्तान ने हेल्प ली फ्रेंच की अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए, यानी इन्होंने इक्विपमेंट्स जो हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, वो फ्रांस से लिए थे ताकि अपनी आर्मी को मॉडर्न बना सके, मॉडर्नाइज कर सके। इसके अलावा इसने ब्रिटिश के खिलाफ कुछ फॉरेन डेलीगेट्स का इस्तेमाल भी किया। ब्रिटिशर्स के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में 4 जंगें लड़ी गई बच्चों। ब्रिटिशर्स के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में 4 जंगें लड़ी गई मैसूर की खातिर, मैसूर के लिए। और इन वॉर्स को एंग्लो मैसूर वॉर्स के नाम से जाना जाता है। ये वॉर्स 1767 से लेकर 1769 तक पहली वॉर हुई, 1780 से लेकर 1784 से दूसरी वॉर हुई, 1790 से लेकर 1792 तक तीसरी वार हुई, और चौथी वार 1799 में फाइनल वॉर होती है ब्रिटिशर्स के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में। 1799 में आखिरकार ब्रिटिशर्स जंग जीत जाते हैं और मैसूर को हासिल कर लेते हैं, जब ये सेरिंगापट्टम एक जगह है जो कैपिटल था टीपू सुल्तान के मैसूर का, जो जिस पे रूल कर रहे थे। इन मैसूर का कैपिटल उस वक्त सेरिंगापट्टम था, और इसी को डिफेंड करते हुए टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है जब ये डिफेंड कर रहे थे अपने कैपिटल सेरिंगापट्टनम को। और इस तरह से ब्रिटिशर्स मैसूर को हासिल कर लेते हैं और टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्लेम टू पैरामाउंटेंसी। ब्रिटिशर्स लगातार ये साबित कर रहे थे कि सबसे पावरफुल अगर कोई पावर है पूरे इंडिया में तो वो ब्रिटिश ही है। इस वजह से इनकी चाहत बढ़ गई, डिज़ायर बढ़ गई रूल करने की पूरे इंडिया को, पूरे टेरिटरी जो है इंडिया की, इनको रूल करने की डिज़ायर, चाहत बढ़ गई। और इन्होंने डायरेक्ट एक कॉन्केस्ट, यानी डायरेक्ट एक मुहिम चलाई इंडिया को हासिल करने की, अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो गवर्नर थे 1813 से लेकर 1823 तक। इनके अंडर इन्होंने एक मुहिम चलाई पूरे हिंदुस्तान को हासिल करने की। ब्रिटिश ने इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट साइड जो है, जहाँ से हमारा अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान साइड आता है, इसको हासिल करने की, इसको सिक्योर करने की, हासिल करने की कोशिश की इंडिया में। इसके लिए, यानी नॉर्थ वेस्ट को हासिल करने के लिए, इन्होंने कुछ जंगें लड़ी अफगानिस्तान के साथ
और पंजाब के साथ, जो पाकिस्तान साइड का पंजाब है। और फाइनली इन टेरिटरीज को ये जीत गए, हासिल कर लिया इन दोनों टेरिटरीज को, अफगानिस्तान को भी और पंजाब को भी। अफगानिस्तान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हासिल किया 1843 में, और 1849 में ब्रिटिशर्स ने पंजाब को हासिल कर लिया। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी पे आते हैं बच्चों। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लास्ट टॉपिक है हमारा बच्चों। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी, ये पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी ने लाई इंडिया में। 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी गवर्नर बने रहे इंडिया के। इन्होंने ही अडॉप्ट की पॉलिसी ऑफ लैप्स, दैट इज पॉलिसी ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी इसे कहते हैं। इस पॉलिसी के मुताबिक रूलर्स जिनको अपना लीगल हेयर यानी अपना लीगल यानी कानूनी वारिस नहीं होता था, अपना बेटा नहीं होता था जिस बादशाह के पास, और उनका अडॉप्टेड बेटा होता था, अडॉप्टेड सन होता था, यानी कि गोद लिया हुआ बच्चा होता था, वो अपनी प्रॉपर्टी इस अडॉप्टेड सन को इस पॉलिसी के अंडर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। ये ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी इसीलिए लाई ताकि जिस बादशाह का भी अपना बेटा नहीं था, अपना कानूनी वारिस नहीं था, उसके पास अडॉप्टेड सन था यानी गोद लिया हुआ बेटा था, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या पॉलिसी ऑफ लैप्स के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफ़र अपने अडॉप्टेड सन को नहीं कर सकते थे। इस पॉलिसी के हिसाब से कुछ स्टेट्स को इन्होंने हासिल कर लिया। ये थी सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, झांसी 1854 में इनको एनेक्स किया गया, इन्हें हासिल कर लिया इस पॉलिसी के ज़रिए से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब एक और लास्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश। ब्रिटिश के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कैसी चली। 1773 में वैरन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बने। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बने बंगाल के। पहले गवर्नर होता था बंगाल का, अब गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल नाम रखा गया, एक नया नाम दिया गया। जो हेड करने वाले थे बंगाल को, इनका नाम था वैरन हेस्टिंग्स, और ये पहले गवर्नर जनरल हैं बंगाल के। और इनके अंडर दो और प्रेसिडेंसीज थी, दो बड़ी मेट्रो सिटीज़ जिन्हें हम आज कहेंगे, वो इनके कंट्रोल में थी। ये दो मेट्रो सिटीज़ या प्रेसिडेंसीज उस वक्त की थी, मद्रास एंड बॉम्बे। इसके अलावा वैरन हेस्टिंग्स ने एक बहुत बड़ा काम किया कि इन्होंने कुछ कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया, सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स में सिविल जो केसेस होते थे, जैसे लैंड का डिस्प्यूट होता था, वाइफ और हस्बैंड का कोई डिस्प्यूट होता था, मैरिज रिलेटेड डिस्प्यूट्स, उनको सिविल कोर्ट्स में बोला गया कि आप इनको सिविल कोर्ट्स में इन केसेस को लाया जाए। जहाँ पर डाकाजनी होती थी, कत्ल होता था, या कोई और ऐसा कोई क्राइम होता था, उनको क्रिमिनल कोर्ट्स में बोला गया ये केसेस क्रिमिनल कोर्ट्स में लड़े जाएंगे, इनको क्रिमिनल कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्योंकि पहले कॉमन कोर्ट हुआ करता था, लेकिन वैरन हेस्टिंग्स के आने के बाद दो अलग अलग कोर्ट्स बनाए गए। सिविल कोर्ट्स में सिविल केसेस लड़े जाएंगे, क्रिमिनल कोर्ट्स में क्रिमिनल केसेस लड़े जाएंगे, ये वैरन हेस्टिंग्स ने कहा। और इसके साथ साथ इस सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के सिस्टम को एक आदमी हेड करता था, सुपरवाइज करता था इनको, इसका नाम था कलेक्टर। नए कानून बनाए गए, न्यू सेट ऑफ लॉज जो हैं बनाए गए, न्यू सेट ऑफ लॉज जो हैं कंपाइल किए गए, तैयार किए गए। मुस्लिम्स के लिए मुफ्तीज़ ने कानून तैयार किए, और जो हिंदूज थे उनके लिए ब्राह्मण्स ने हिंदू रिलीजन के लिए कानून तैयार किए, रिलीजियस इंटरप्रिटेशन के लिए। रिलीजन्स को इंटरप्रेट करते हुए इन्होंने अपने अपने रिलीजन के लिए कानून बनाए। मुफ्तीज़ ने मुस्लिम रिलीजन के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लामिक रिलीजन के लिए कानून बनाए, और ब्राह्मण्स ने हिंदू रिलीजन के लिए कानून बनाए। तो बच्चों, ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ये लेसन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।